अब्बासी वंश। अब्बास के वंशजों ने बड़ी चतुराई के साथ ईरानियों तथा सियासों के सहयोग से उमैया वंश का नाश कर स्वयं खलीफा का पद प्राप्त किया। इस्लामिक ऐतिहासिक में अब्बासियों का शासनकाल सभी राजवंशों में लंबा रहा। इस वंश के 33 राजवंशों ने 5 वर्षों तक शासन किया। इसमें आठ आठ जिन्हें खलीफा कहा जाता है: अब्दुल अब्बास सफ़ाह 749 से 54 ईस्वी, अबू जाफ़र मंसूर 754 से 75 ईस्वी, मेहदी 775 से 85, हादी 785 से 86, हारून रशीद 786 से 809, आमीन 808 से 13, मामून 808 से 830 और मोतमिस 833 से 42। अब्बासी खलीफाओं ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। अब्बासी खलीफाओं के शासनकाल की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं। पहला, उच्च पदों पर अरबों का एकाधिकार समाप्त हो गया तथा गैर अरबों और ईसाई एवं यहूदियों और ईरानियों को प्रशासन में सम्मिलित किया। उनकी दूसरी उपलब्धि धर्मनिरपेक्ष संस्कृतियों की विभिन्न शाखाओं का विकास था। उन्होंने दृढ़ता और चतुराई से शासन किया तथा एक ऐसे राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जिसमें अरबों और ईरानियों के शासन एकाधिकार हो। हारून के शासनकाल में राजकीय वैभव का अधिक विकास हुआ। अनेक भागों से विद्वान, कलाकार और कवि बगदाद आए। हारून के समय में ही इमाम अबू यूसुफ ने सरकार के सिद्धांत बनाया। ये सिद्धांत किताब उल खिराज नामक पुस्तक में संकलित है। यह पुस्तक जमीन और कर के मामले में एक प्रकार की नियमावली है। विज्ञान और ज्योतिष संबंधी सांस्कृतिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया। सिंध हिंद नामक एक ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जो संभवतः ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद था। 9वीं शताब्दी के अंत में अब्बासी खलीफाओं का पतन प्रारंभ हो गया। एक के बाद दूसरा प्रांत उनके हाथ से निकल गया और अंत में बगदाद तथा उसका निकटवर्ती अस्थिर प्रदेश ही शेष रह गया। अब्बासियों के 8वें खलीफा मोतमिस के साथ उनके वंश और गौरव समाप्त हो गया। अजम के साधारण राजवंश। 10वीं शताब्दी में अजम के कई शक्तिशाली वंशज थे। औपचारिक रूप से वे खलीफा की सत्ता को स्वीकार करते थे, किंतु वे स्वतंत्र राज्य थे। इसमें से कुछ प्रमुख थे: ताहिरीदी, सफाविद, समानविद तथा बुईद। इन वंशजों ने अपनी स्वतंत्र राजधानी संस्थाएं प्रारंभ की तथा ऐसी सरकार बनाई जो शांति स्थापित कर सके एवं व्यवसाय और व्यापार को बढ़ावा दे सके। मिस्र के 2 राजवंशों में तुलूनिद 886 से 83 और इखिसदी 933 से 61 के पतन के बाद अबू मुहम्मद उबैदुल्लाह ने फातिमी खिलाफत की नींव डाली। उसने उत्तर अफ्रीका के अधिकांश भागों पर अधिकार किया तथा महदिया को अपनी राजधानी बनाया। अन्य साधारण राजवंशों में प्रमुख थे: ताहिरी वंश 820 से 72 ईस्वी। इस वंश का संस्थापक मामून का सेनापति ताहिर था, जो खुरासाना का राज्यपाल था। 3 वर्षों तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर उसका पुत्र तलहा को नियुक्त किया गया। तलहा के पश्चात अब्दुल्लाह, ताहिर द्वितीय और मुहम्मद नियुक्त हुए। अंत में मुहम्मद को लाइस ने राजवंश सिंहासन से वंचित कर दिया। समानी वंश 874 से 999 ईस्वी। इस वंश का संस्थापक इस्माइली था, जिसने 874 में ट्रांसिसियाना पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। इस वंश का शासनकाल 999 ईस्वी तक रहा। सफ़ारी वंश 861 से 900 ईस्वी। इस्लामी राजवंश में सफ़ारी ही एक ऐसा शासक थे जो अपनी श्रमिक वर्गीय उत्पत्ति पर गर्व करते थे। इस वंश के संस्थापक याकूब था। उसने अपना जीवन एक ठठेरे के रूप में आरंभ किया। बाद में ताहिर अधिकारी सालेह ने उसे अपना सेनापति बनाया। 861 ईस्वी में याकूब ने हेरात, किरमान और फर्स पर विजय प्राप्त हेतु प्रस्थान किया। 871 में उसने काबुल को एक तुर्क शासक, जो बौद्ध था, के अधिकार से छीन लिया। 872 में उसने ताहिरियों को खुरासान छीन लिया तथा बगदाद पर आक्रमण करने का निश्चय किया, किंतु राजधानी के निकट मुवफ्फक द्वारा पराजित हुआ। 3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। उम्र, जो उसका भाई था, उसका उत्तराधिकारी बना। 896 में उसने नेसापुर
पर अधिकार कर लिया तथा ट्रांसाक्सियाना पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया, किंतु इस्माइली सामानी द्वारा पराजित होकर बंदी बना लिया गया और बगदाद भेज दिया गया, जहां कारागार में उसकी मृत्यु हो गई। जियारी वंश 928 से 1042 ईस्वी। इस वंश का संस्थापक जियार था। यहाँ राजवंश मूलतः साहित्यिक प्रोत्साहन के लिए विख्यात है। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशन इस वंश के शासक काबुक को समर्पित किया है। बुवेही अथवा देलमी वंश 932 से 1052 ईस्वी। इस वंश का संस्थापक बुवेही था। बुवेही शासक शिया थे। इनके संरक्षण में रूढ़िवादी शिया साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। सुल्तान मोहम्मद गजनी ने इस वंश के अधिकांश भागों पर कब्जा कर लिया तथा शेष भाग पर सुल्जूकियों का अधिकार हो गया। कराखानी वंश। इस वंश का शासक तुर्किस्तान में जेक्सटार्टीज नदी के पूर्वी प्रदेश में था। बुगरा खां तथा इल खां इस वंश के प्रसिद्ध शासक थे। अरबों के विजय के पूर्व संधि। इस्लाम का उदय अरब के रेगिस्तान में हुआ था। इनके प्रमुख अनुयायी अरब थे जो एशिया में एक शक्तिशाली ताकत बनकर उभरे। उन्होंने अपने एक नए धर्म के प्रचार हेतु पूरे विश्व में विजय अभियान शुरू किया। अरबों का विशाल साम्राज्य पश्चिम में अंध महासागर से लेकर पूर्व में सिंधु नदी के तट तक तथा उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में नील नदी घाटी तक विस्तृत था। सिंध एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका विस्तार मुल्तान से होकर नीचे की ओर समुद्र तट तक सिंधु घाटी का निचला क्षेत्र तक था। अरबों के आक्रमण से पहले सिंध पर चाच नामक एक ब्राह्मण का अधिकार था। चाच ने कन्नौज को बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को यहाँ बसाया था। उन्हें मालगुजारी से मुक्त जमीनें दान में दी, जिसमें कृषि का प्रसार हुआ। अरबों के आक्रमण के समय 712 ईस्वी में सिंध पर चाच का भतीजा दाहिर राज्य कर रहा था। इसी के समय में अरबों के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें अरब विजयी हुए और सिंध पर आक्रमण राज्य स्थापित हो गया। इससे पूर्व सिंध पर राय परिवार का आधिपत्य था। इस वंश के 5 राजाओं ने 137 वर्षों तक शासन किया। इनकी राजधानी एल्लोर थी, वर्तमान रोहिणी थी। हेनसांग की भारत यात्रा के समय 629 से 45 ईस्वी सिंध पर शूद्र जाति के बौद्ध राजा का शासन था। इस वंश का अंतिम शासक साहसी था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ब्राह्मण मंत्री चाच ने उसकी विधवा लाडी से विवाह कर स्वयं गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में राज्य की सीमाओं और सत्ता दोनों का विस्तार हुआ। चाच के बाद चंद्र तथा चंद्र के बाद उसका पुत्र दाहिर गद्दी पर बैठा। अरबों के आक्रमण के पूर्व भारत की दशा। राजनीतिक दशा। इस समय देश में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत विभिन्न राज्यों में विभक्त था, जो अपने आप में स्वतंत्र थे। इनके बीच संबंध भी मैत्रीपूर्ण नहीं था। वे एक दूसरे से लड़ते रहते। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार काबुल की घाटी में एक क्षत्रिय राजा का शासन था, जिसके उत्तराधिकारी 9वीं शताब्दी के अंत तक शासन करते रहे। इनके बाद लाली की अधीनता में एक ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई, जिसे हिंदू शाही साम्राज्य अथवा काबुल या जाबुल का राज्य कहा गया।